मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचकर एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ किया। बहुत ही शानदार ये योजना एचपीवी टीकाकरण पूरे देश की बेटियों के लिए हर साल हजारों महिलाएं इस सर्विकल कैंसर की बीमारी के कारण अपना जीवन गंवा दे रही हैं। और संभवतः जब ये ध्यान में आया कि भी पूरी तरीके से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है और एचपीवी वैक्सीनेशन के द्वारा, जो कि किशोरावस्था में यदि इंजेक्शन लग जाता है तो ये बीमारी होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और उस पर केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संज्ञान लिया गया, पूरे देश की बेटियों के लिए निःशुल्क ये वैक्सीनेशन लगाने का ड्राइव शुरू किया गया। मैं दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे देश की बेटियों की ओर से, बहनों की ओर से। और हमने भी उनके मार्गदर्शन में दिल्ली से आज ये अभियान शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट है दिल्ली की 14 से 15 साल की उम्र की जो लगभग 1,60,000 बच्चियां हैं, उनको हम इस 3 महीने के ड्राइव में फेज वाइज उनको ये वैक्सीनेशन देंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी बेटी दिल्ली की छूटे ना। इसके लिए हमारे सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो है, सभी लोग इस कार्य में लगेंगे और घर घर जाकर के इंश्योर करेंगे कि हर बच्ची को ये इंजेक्शन लग जाए। अगर दिल्ली की बात करें तो कितनी लड़कियों को इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है? मैंने बताया कि 1,60,000 बच्चियाँ हमारे रिकॉर्ड के अनुसार बनती है। ज़्यादा भी होंगी तो हम सभी को ये वैक्सीनेशन देंगे, कोई छूटेगा नहीं। मैम अभी विधायक ये इस इंजेक्शन का जो इफेक्ट है वो 14 से 15 साल का ये साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें ये आया है कि इसी एज ग्रुप में अगर ये वैक्सीनेशन दिया जाता है तो ही उसका असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए उस एज ग्रुप को डिफाइन किया गया है और उसी एज ग्रुप को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। ज्ञात रहे कि सर्वाइकल कैंसर से 14 वर्ष से कम आयु की किशोरियों की जीवन रक्षा की ओर ठोस कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने यह उत्कृष्ट पहल की है। देखो, हमारे आज कई तरह के प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो जो हमारा राष्ट्रीय जो वैक्सीन प्रोग्राम है, जो आप सबने देखा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर आज इनॉग्रेट किया और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जीटीबी के प्रांगण से दिल्ली स्टेट एचपीवी वैक्सीन का लॉन्च आज हमारे यहाँ से हुआ। दूसरा प्रोग्राम जो हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं जो पहले नहीं थी, उनका उद्घाटन किया गया। पहली है जो एंडोस्कोपी, हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपी सिस्टम, जो कि आंतों की बीमारी के लिए कई तरह की डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज है, जिसके लिए बहुत सारे जरूरतमंद मरीजों का इलाज हो पाएगा, जो पहले से नहीं थी और दिल्ली के सिर्फ एक जीबी पंत के अलावा और किसी दिल्ली अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। सर, जो टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ है वो किस एज की किशोरियां लाभान्वित होंगी? इसमें जो लॉन्च हुआ है अभी, वो हमने 14 ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है और 15 नहीं हुआ है, 14 ईयर्स की एज की कन्याओं को तो सर्वप्रथम हम लोग वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया। मेडिकल आईसीयू में कितने बेड की सुविधा शुरू की है? मेडिकल आईसीयू जो हमने अभी नया शुरू किया है उसमें हमने 10 बेड की सुविधा है टोटल। सर, ये जो एचपीवी शुरू किया है, इसमें वैक्सीनेशन कितनी बच्चों को फायदा मिल पाएगा? जितनी को लग पाएगा। अभी हमारे डाटा में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगभग 15 साल के एज? लगभग जो डाटा ग्रोसली एनालाइज किया है वो लगभग 1,60,000 के आसपास एक रफ कैलकुलेशन है। तो इतने का ही टारगेट प्रथम फेज में रखा गया है कि शायद इससे पहले कि वो 15 साल की उम्र पूर्ण हो, पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए।
देखिए, जब से जीटीबी हॉस्पिटल खुला तो जितने साल 45 साल के करीब हो गए हैं जीटीबी हॉस्पिटल को खुले हुए, और यहाँ पर मेडिकल आईसीयू नहीं था। तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता मैडम ने जब मेडिकल डायरेक्टर से पूछा कि इतने बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे पास मेडिकल आईसीयू की सुविधा होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है, और फिर सर ने डायरेक्ट किया इमीडिएटली और डिसाइड किया कि हम मेडिकल आईसीयू हम ओपन करेंगे। और इसके बाद फिर ये विदिन 3 मंथ्स हमने ये मेडिकल आईसीयू जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी हमारे पास अवेलेबल थी ड्यूरिंग कोविड टाइम पे, उसको सब इकट्ठा करते हुए हमने ये 10 बेडेड मेडिकल आईसीयू क्रिएट किया, जिसमें कि 6 बेडेड मेन आईसीयू में और उसी का आईसीयू से रिलेटेड जो हमारा एचडीयू एरिया है 4 बेडेड हमने तैयार किया। सर, ये जो एंडोस्कोपी के बारे में बताया मैडम ने कि दूसरा अस्पताल यहाँ पे एंडोस्कोपी लगी है, इससे क्या बेनिफिट्स है इस मशीन से? ऐसा है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ के साथ, जैसे एसिड पेप्टिक डिसीज़ है, जो गैस्ट्राइटिस का जिसको डिस्पेप्सिया वगैरह है, या आंत का कैंसर है, जो बड़ी आंत का कैंसर है, छोटी आंत का कैंसर है, ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते थे तो जो हमारे इधर उधर जाते थे, या गवर्नमेंट में फैसिलिटी ना होने के बाद इधर उधर प्राइवेट में या इधर उधर जाना पड़ता था। अब वो फैसिलिटी जो है एंडोस्कोपी की, और वो भी बेस्ट क्वालिटी एंडोस्कोपी की फैसिलिटी हमारे पास होगी सर्जरी डिपार्टमेंट। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। रेखा विकसित दिल्ली की मंजिल को चल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है, दिल्ली पटरी पे चल रही। इस रिसर्च में आया कि अगर 14 साल 15 साल की उम्र में बच्चियों को लग जाए तो फिर उसको इस बीमारी से कोई खतरा नहीं रहेगा। आज उसकी शुरुआत हमारी प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह भी इस समारोह में उपस्थित रहे। ऐसे ऐसे आयुष्मान जो हॉस्पिटल दिए थे, जो हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ नाम थे, मेडिकल डायरेक्टर साहब की मेहनत से हम उसको धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, जिससे मेडिकल डायरेक्टर साहब की तारीफ हुई। इस अवसर पर सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री वीर सिंह धिगान भी मौजूद थे। विपक्षी दल का होने के कारण विधायक वीर सिंह धिगान ने कहा कि आरंभ से ही उनकी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी सरकार करती रही है, जिस कारणवश वह इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने को बाध्य हुए हैं। इस अवसर पर वीर सिंह धिगान ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समानांतर स्वयं मीडिया से अपनी पीड़ा साझा की। उसके टेस्ट के बगैर डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करते, और जब तक वो टेस्ट होकर बाहर से कहीं से आता है वो आदमी चला जाता है। इस तरह से इतनी बड़ी जरूरत को इसको अनदेखी किया गया। मैंने ये भी कहा था कि मेरे इस क्षेत्र में 4-5 बड़े अस्पताल हैं, इन सबको मिलाकर के बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया जाए, ताकि दिल्ली की जनता को, आम यहाँ के लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिले और लोगों को रोजगार मिले। मेरे क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी इसलिए की जा रही है दोस्तों, ना तो कोई हमारा यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किया गया, ये भेदभाव है, इस भेदभाव को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा पानी ठीक नहीं है, सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ किस प्रकार का ये कहाँ पर हुआ है, ये जो बढ़ाई कर रही है बातें, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है। क्या मेरा अपमान इसलिए किया जाता है कि मैं एक वाल्मीकि परिवार से हूँ, मैं एक शेड्यूल कास्ट से हूँ, इसलिए मुझे को कार्ड में जगह नहीं दी जाती? आज से पहले मैं एससी होने के नाते मेरी अनदेखी की जाती है। जितने भी उद्घाटन पहले सरकारों के टाइम में हुए, उस सब में मेरा अध्यक्षता रही कार्यक्रम में, लेकिन मैं इस क्षेत्र का नुमाइंदा होने के बाद मुझे ये ठेस पहुंची है कि ये कार्यक्रम जो है बिल्कुल राजनीतिक पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। काम विशेषज्ञ कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, और बाबा ये लूट रहे हैं। किस बात की वहां लूट रहे हैं भाई? क्या किया आपने भाई?
हमारे क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। मेरी ये डिमांड रहेगी कि हमारे तीनों चारों अस्पताल जो हैं उनमें सीटी स्कैन मशीन लगाई जाए और स्टाफ जो डॉक्टर्स कम है उन डॉक्टरों की पूर्ति की जाए, जो स्टाफ कम है उसकी पूर्ति की जाए। जो दवाइयाँ नहीं मिलती मरीजों को, आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं, जो महंगी दवाई है वो इनके जन औषधि केंद्र से मिलती है, अंदर से फ्री नहीं मिलती। ये जनता के साथ में धोखा है, बिल्कुल उनको खुली लूट चल रही है। इस कार्यक्रम का मैं इसलिए बहिष्कार करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आप भेदभाव करोगे, मेरे यहाँ बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले, मैं चाहता था इस कार्यक्रम में हंगामा कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वो बात नहीं करके, क्योंकि जनहित के कुछ काम होते हैं, मैंने डिस्टर्बिंग करना चाहता, लेकिन अपनी बात जरूर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा अपमान किया गया, मेरी अनदेखी की गई, कार पे नाम नहीं, कोई बुलाने वाला कोई ठीक से नहीं कहता, हमारे क्षेत्र में चुपचाप घूम जाना चोरों की तरह, मुख्यमंत्री आगे घूम जाए मुझे बिना बताए, ये अच्छा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर आपके घर में कोई बिना बताए आएगा तो क्या आप सम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए ये मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, यहाँ भी मेरी कॉलोनी में होना चाहिए प्रोग्राम। अरे दूसरे जो हारे हुए लोग हैं उनको तुम साथ लेके घूमते हो, उनके दूसरे क्षेत्र के विधायक है उनको तुम साथ लेके घूमते हो, उनकी नेतागिरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए, और हमें आप पूछते नहीं है। इसलिए मेरा इस प्रोग्राम का टोटली बहिष्कार है। धन्यवाद साथियों। वीर सिंह दिगान द्वारा दिल्ली सरकार के समारोह का बहिष्कार करने के आह्वान करने पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी ने चुटकी लेने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। वैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमारे वो यहाँ के लोकल विधायक जी भी थे, लेकिन वो चले गए, शायद उनको इस तरह का कार्यक्रम उन लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। आप मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने उनको बहुत समझाया भी, लेकिन वो मेरे नहीं, ऊपर से विरोध करने को कहा गया तो वो चले गए। जैसे हमारे वो बड़े प्रिय साथी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का दिल है कि वो आए, पता नहीं था हम लोग को क्यों आने वाले हैं, आए तो हमारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनको बुला करके वहां से चेयर पे बिठाया और आप देख सकते हैं ऑनरेबल एमएलए का बोर्ड भी लगा था। ये विशालता है हमारी मुख्यमंत्री की, हमारी भाजपा सरकार की। और ये जब बात करेंगे तो आपको सिग्नेचर भी दिया जाएगा। हम भी चले गए थे, पुलवा को हम ही बनाए थे, उद्घाटन में हम चले गए तो हम लोगों को मार पीट करके वहां से भगाया। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र है। सारी बेटियों को एक खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस HPV टीकाकरण का शुरुआत करी, आप ये मानिए कि जो आदरणीय हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि देश में लगभग 80,000 महिलाओं को हर साल ये सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी होती है, जिसे बचाया जा सकता है यदि किशोरावस्था में ये HPV टीकाकरण हो जाए तो। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का देश की सभी बेटियों के लिए इस टीकाकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो कंसर्न दिखाया है देश की बेटियों के लिए, ये बहुत ही शानदार है। न जाने कितनी ही बेटियों का, कितनी ही बहनों का जीवन इससे बच पाएगा। और ये जो टीकाकरण है, जब इसकी एफिशिएंसी की बात मैं देख रही थी तो लगभग 93% इस टीकाकरण से बचाव संभव है, जिसके कारण से हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन बीमारियों से बच पाएंगी। तो आज से दिल्ली में भी अब हमने ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस टीकाकरण के माध्यम से जो नंबर हमने निकाला 1,60,000 बच्चियां, ये 14 से 15 एज ग्रुप की दिल्ली में है। और 3 महीने इस पूरे ड्राइव को हम चलाएंगे, जिसमें हमारा एजुकेशन विभाग, हेल्थ विभाग, WCD विभाग, आशा वर्कर सब लोग जुड़ेंगे, घर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और हर बेटी
ये वैक्सीनेशन ले ले, इसको इंश्योर करेंगे ताकि सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी दिल्ली की किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को कतई ना हो। ये बात, आज का ये कार्यक्रम उस चीज का प्रेरक उद्घोष है और आप सबकी उपस्थिति उसके लिए बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। मैं धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी को, हमारे स्वास्थ्य सचिव रूपेश ठाकुर जी को, स्पेशल सेक्रेटरी संजीव जी को, पूरी टीम को, हमारे हॉस्पिटल के एमडी महोदय को, आप सब ने, विनोद कुमार जी जो मेडिकल डायरेक्टर हैं जीटीबी के, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली की हर बेटी को हमने इस बीमारी से बचाना है और इसके साथ ही आज इस हॉस्पिटल में, जीटीबी हॉस्पिटल में जो 2 सुविधाएं जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, एक तो जो GI-HD वीडियो एंडोस्कोपी सूट, यानी कि एक ऐसी मशीनरी जो कि एंडोस्कोपी की विधा है और अपने आप में इतनी अपडेटेड मशीन ये है जो कि दिल्ली में आज दूसरे अस्पताल में ये लग पाई है। तो जीटीबी हॉस्पिटल को मैं बधाई देती हूँ कि ये अपडेटेड मशीनरी आपके पास है। अब बड़ी से बड़ी बीमारी जो कि डाइजेशन के साथ में जुड़ी है, एंडोस्कोपी के माध्यम से सर्च हो पाएगी और उसका इलाज बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। और दूसरी सुविधा जो आज यहाँ पर शुरू की गई, 10 और आईसीयू बेड यहाँ पे इनिशिएट हुए। जब मैं उस आईसीयू बेड के सेक्शन में गई तो मैंने कहा कि भी थोड़ा पुराना लग रहा है ये बेड वगैरह, तो मुझे एमडी महोदय ने बताया कि मैम ये हमने एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा किया है जो कि हमारे पास ऑलरेडी साधन कहीं कहीं पे उपलब्ध थे, उसको हमने असेंबल किया, जोड़ा और बिना कॉस्टिंग के 10 नए और आईसीयू बेड हमने इस अस्पताल में बढ़ाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक बार पीछे जब राउंड में आई थी तो मैंने स्टोर में देखा था कि न जाने कितना ही सामान हमारे अस्पतालों में भरा पड़ा रहता है पर उसकी उपयोगिता हम लोग नहीं कर पाते। तो ये अच्छी क्वालिटी है कि हमारे इंचार्ज, हमारे एमडी, हमारे एमएस, हमारा जितनी भी फैकल्टी है वो ध्यान रखें कि जो सामान यहाँ पे उपलब्ध है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, हमारी बेडिंग का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी मशीनों का, क्योंकि ये जो सुविधाएं इन सरकारी अस्पतालों में दी जाती है इससे हजारों लोगों की जान रोजाना बचाई जा सकती है। यदि आप पूरी तरीके से सजग हैं और चुस्त हैं तो मैं इतना बड़ा अस्पताल जो हमारा वर्षों पुराना है, यहाँ पे 1500 बेड की कैपेसिटी है जीटीबी में, हम बहुत जल्द जो इसका पीछे वाला बिल्डिंग है उसको फिर से बनाना शुरुआत करेंगे जो पिछली सरकार के समय में अधूरी छोड़ दी गई थी। कोविड का वो समय हम सब याद करते हैं कि जब सरकार की नाकामी की वजह से हजारों लोगों की दिल्ली में जान गई। मैं कल टीवी में देख रही थी, माननीय केजरीवाल साहब फूट फूट के रो रहे थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, पर मुझे अफसोस है कब तब कहां गई थी उनकी ईमानदारी जब ऐसे 7 आईसीयू हॉस्पिटल बीच में ही रोक दिए गए क्योंकि आपने आंगन फागन में बिना किसी प्लानिंग के करोड़ों रुपए की कॉस्टिंग से इसे शुरू किया, पर आपकी सरकार के भ्रष्टाचार ने इसे बीच में ही रोक दिया। हमारी सरकार की जनता का गाड़ी खून पसीने की कमाई का वो पैसा पिछले कई साल से बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। अब इन अस्पतालों को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ रही है, उनका काम फ्लो क्लोजर करके नए तरीके से इन कामों को करवाना पड़ेगा। ये नुकसान यदि दिल्ली का हुआ है, दिल्ली के मरीजों का हुआ है, दिल्ली के अस्पतालों का हुआ है, तो उसके जिम्मेदार पिछली सरकार और केजरीवाल है। तो माफ कीजिएगा साहब, आपको कोई हक नहीं है अपने नाम के साथ में कट्टर और ईमानदार लगाने का, क्योंकि दिल्ली की जनता आज भी आपके उन दुष्कर्मों का परिणाम भोग रही है। दिल्ली की जनता आज भी प्रताड़ित है कि आप
एजुकेशन सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान सीधे सीधे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो ये जो 11 अस्पताल अधूरे पड़े हैं, ये उस समय बन के तैयार हो जाने चाहिए थे। जो करोड़ों रुपए आज यदि उसका ब्याज भी जोड़ लो तो दिल्ली की जनता के लिए न जाने कितनी सुविधाएं खड़ी हो सकती थी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन घड़ियाली आंसुओं का जनता पे असर नहीं है। आज हजारों लोगों का जीवन केवल आपकी नाकामी की वजह से गया है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गया है और आपके भ्रष्टाचार की वजह से गया है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।